नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपेंद्र यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पर्यावरण। पर्यावरण वास्तव में कहा जाए तो हमारे आसपास का जो क्षेत्र, एक आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरता है, उसको कहते हैं पर्यावरण। जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं तब उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम, इस इन्वायरमेंट के जो हिस्से में आपके जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जाते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? किसी भी जगह की ऐसी मौसमी दशाएं जो कि एक लंबे समय, लंबे टाइम पीरियड को देख के हम उसमें गणना करते हैं, उसको क्लाइमेट चेंज के स्तर पे देखा जाता है। यदि बात कहूँ तो सेम पैरामीटर्स यदि आपके कुछ निश्चित समय के लिए हैं तो उसको बोला जाता है मौसम। उसके अदरवाइज उसके बाद कुछ महीनों के लिए हैं तो उसको बोला जाता है ऋतु, और कुछ सालों के लिए है तो उसको बोला जाता है जलवायु। यहाँ पे आपका जो पहला आपका ग्लोबल सिनेरियो, ओजोन छिद्र सुर्खियों में रहने के कारण सिर्फ इतना सा है कि जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र है वो बड़ा और पतला हो गया है। सबसे पहले अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्लियर करनी होंगी कि ओजोन छिद्र क्या होता है। ओजोन छिद्र कुछ और नहीं, आपके आसपास का जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ एक आपकी लेयर होती है जिसको बोलते हैं आपका क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर एक लेयर होती है समताप मंडल। समताप मंडल में 90% क्या होती है? ओजोन होती है, और इसको गुड ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड ओजोन, मतलब अच्छी ओजोन। ये ओजोन क्या करती है कि जो ये ओजोन की गैस की परत होती है, जैसे ही ऊपर से आपके अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं, उस रेस को क्या कर देती है? ये हटा देती है। वैसे यूवीस आपके तीन प्रकार की होती हैं, ए बी सी, लेकिन मेनली यहाँ पे ए और बी सबसे खतरनाक होती हैं, इसलिए यहाँ को मेंशन किया गया। तो ये अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर देती है? हटा देती है। यदि कभी आ जाए कि जीवन यदि पृथ्वी में संभव है तो उसका सबसे बड़ा कारण है ओजोन। यदि ओजोन की वास्तव में जो मोटाई होती है वो उसको नापा जाता है डॉप्सन से। डॉप्सन, यदि पर एक डॉप्सन की यूनिट होती है 0.1 mm। यदि वास्तव में कहा जाए तो ये ओजोन परत जो आपकी दिखती है वो केवल 2 सेंटीमीटर की होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की। एवरेज तौर पे 3 सेंटीमीटर की आपकी ओजोन परत पाई जाती है। जब भी वो ओजोन परत 2.2 सेंटीमीटर से उसकी मोटाई कम हो जाती है या फिर 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, तब उसको कहा जाता है कि वो ओजोन में छेद हो गया है। यहाँ पे ओजोन परत और आपके ओजोन छेद के बारे में पता किया जाए तो ओजोन परत एक प्रकार की समताप मंडल में पाई जाती है। एक पतला सा सील्ड होती है जो आपका कवच होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ताकि पृथ्वी में जीवन की रक्षा हो सके। 90% जो ओजोन होती है वो आपके समताप मंडल पे होती है, इसको गुड ओजोन कहा जाता है। और जो क्षोभ मंडल पे ओजोन होती है उसको कहा जाता है आपका बैड ओजोन। और ये ओजोन छिद्र वास्तव में जब मोटाई कम हो जाती है तब उसको ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन छिद्र जो कम हुआ वो आपका अंटार्कटिका में हुआ है, ना कि आर्कटिक में हुआ। आर्कटिक में ओजोन छिद्र बेहतर हो रहा है। अगेन बोल रहा हूँ, कभी भी आ जाए अंटार्कटिका का ओजोन छिद्र मतलब बढ़ता चला जा रहा है, जबकि आर्कटिक में ओजोन छिद्र क्या होता है? कम होता जा रहा है। यहाँ पर वही चीज़ है, जो एवरेज होती है वो आपकी 300 डॉप्सन यूनिट होती है। 220 डॉप्सन यूनिट से यदि कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है आपकी अंटार्कटिका के जो आपके उसमें ओजोन छिद्र क्रिएट हो रहा है। ओजोन की जो परत होती है वास्तव में गैस की परत होती है जिसको बोला जाता है O3। O3 जो आपकी गैस की परत होती है, ये क्या होती है? जो गैस की परत होती है ये आपकी ख़त्म हो जाती है यदि इसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जैसे आपकी गैसेस जब उससे टकराती हैं, उसके अणु टकराते हैं, वास्तव में एक प्रकार से लूप का काम करता है। इसमें से वही पॉइंट बताया जा रहा है कि जो आपके ओजोन क्षयकारी पदार्थ होते हैं, और आपको अगेन याद रखना होगा जो ये पदार्थ होते हैं मेनली आपकी उन जगह पे होते हैं जैसे अग्निशामक यंत्र हो गया, आपका कोई ठंडे पदार्थ वाली जगह हो जाती है। ये जो आपकी जितनी भी आपकी ठंडक पैदा करने वाली जो आपकी, जैसे आपने कंप्रेसर जो होता है आपका फ्रिज के ऊपर, जो आपका आपका एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है, उसमें जो कंप्रेसर होता है मेनली उसमें ये आपके और रख रखी जाती हैं गैसेस। लेकिन उस इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इनको कम करने के लिए हमने एक समझौता भी किया था, लेकिन अभी आप धीमे धीमे उन सब चीज़ों को देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका वियना कन्वेंशन और किगारी समझौता, ये तीन चीज़ों को अभी आप देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट करके समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिप ने इस बात को बोला कि यदि हम इन सब चीज़ों को कम करेंगे तो हम नो डाउट आपके विद इन 4 डिकेट्स हम उसकी जो रिकवरी है उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर जो आपका ओजोन छिद्र हुआ उसके संभावित कारण क्या क्या हैं? संभावित कारक जो है वो आपका सबसे पहला आपका कारक है पोलर वर्टिक्स। पोलर वर्टिक्स कुछ नहीं है, यदि मैं पूरी धरती को यदि एक गोल मान लूँ तो पोलर वर्टिक्स जो आपका जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? इसका जो छोटा सा क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में क्या होता है? बहुत डेंस
आपके लो प्रेशर के साथ आपकी कोल्ड एयर क्या हो जाती है, जम जाती है, और वो एयर एक दूसरे का चक्कर लगाती है, तो एक मतलब रोटेशन क्रिएट करती है, और इतनी स्ट्रांग होती है कि ये एक क्लाउड बनाती है जिसको बोला जाता है मदर ऑफ पर्ल या फिर नेक्रियस क्लाउड। इसका जो टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ये वास्तव में ये जो क्लाउड होते हैं, ये आपकी हमारी जो धरती वो गर्म होती है। हमारी धरती कैसे गर्म होती है? सूरज से आपकी लो वेवलेंथ की आपकी किरण आती है, फिर जब वो ऊपर निकलती है वो हाई वेवलेंथ की होती है, और उसको क्या कर लेते हैं, आसपास के अणु उसको रोक लेते हैं। लेकिन समानता उसको बहुत तेज़ी से निकाला जाता है, सारी किरण नहीं रोक पाती है। लेकिन जो पोलर वर्टिक्स होते हैं वो लगभग बहुत सारे हाई वेवलेंथ की जो उत्सर्जन होता है पृथ्वी का, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये क्या करते हैं, धीमे धीमे इस पॉइंट को आपको समझेंगे कि ये ओजोन परत को दो तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। पहली बात तो ये होता है कि जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन आपकी ओजोन से मिलके ओजोन को ख़त्म करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसको उसकी जो क्रिया होती है उसको बढ़ा देते हैं। दूसरी बात होती है जो नाइट्रोजन यौगिकों को हटा देते हैं, जो कि आपकी क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते थे। मतलब आप उसको कमजोर भी बना रहे हो, नाइट्रोजन को हटा भी रहे हो, और आपको क्लोरीन को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। यहाँ पे फिर आपके इस जो पोलर वर्टेक्स होता है, जो आपका सोलर जो आपका साइकिल होता है, उससे इफेक्टिव होता है। यहाँ पर जहाँ पे भी ओजोन क्षेत्र आपको तेज़ी से बढ़ता मिल रहा है, उसका यहाँ पे CFC और आपके जलवायु परिवर्तन आपके मुख्य उसके क्या बनते हैं, कारक बनते हैं। सुर्खियों में रहने का ना एक चीज़ें और हैं। एक आपका हंगा टोंगा हंगा हा अपाई, एक आपका जो ज्वालामुखी है उसका इरप्शन एक समय हुआ था। उसमें जब इरप्शन हुआ था, ये वास्तव में आपके क्या होता है, ये आपके समुद्र के अंदर का एक ज्वालामुखी है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। इसमें क्या होता है, जब पानी ऊपर है और जब इसमें इरप्शन हुआ तो बहुत सारा गुब्बार ऊपर निकला, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्लोरीन, बहुत सारी चीज़ें पहुँची, और ये जल वाष्प के तौर पे आपकी ऊपर समताप मंडल पहुँची, और उसने भी ओजोन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर आपके अब आ जाते हैं इस पूरी प्रोसेस को रोकने के लिए क्या हमने कोई प्रयास किए? नो डाउट हमने प्रयास किया। सबसे पहला आया आपका वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जब आता है, वियना कन्वेंशन आपका एक समय था जब इसको लाया गया था। वियना कन्वेंशन आया था 1985 में। 1985 में जब कोई कन्वेंशन लाया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ आपके नियम बनाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि संसद कोई नियम बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी अपने क्या निकालती है, अपनी सर्कुलर निकालती है, उसी प्रकार से नोटिफिकेशन निकालती है। उसी प्रकार से वेना कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल किया गया था जो ओजोन की परत के संरक्षण में काम कर सकती हो। इसमें से हमने उन जो आपके ओजोन डिप्लेशन जो आपके सोर्सेस थे उनके उपयोग और उनके उत्पादन को क्या करना था, समाप्त करना था। इसमें से पहली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसी से अनुसमर्थित जो आपकी संधि बनी, ठीक है, रेटिफाइड, जिसको सभी UN के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस ही मनाया जाता है। इसमें से लेकिन जब इसको लाया गया था, इसमें हर चीज़ को प्रमोट किया, लेकिन इसमें से क्या किया, लेकिन एक चीज़ को छोड़ दिया गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नो डाउट ये ओजोन को ख़त्म नहीं करता है, ओजोन को परेशान नहीं करता है, ओजोन के को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। तो इसलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कम हो जाए, इसलिए 2016 में हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन किया गया किगाली में, जिसको किगाली संशोधन कहते हैं, और ये 2019 से इसको लागू किया गया। यहाँ पर HFC जो आपको CFC इसके विकल्प में अपनाया गया था, लेकिन वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को, और हमने भी इंडिया ने भी इस बात को बोला है कि आने वाले समय में हम इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। भारत आपका जो आपका वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों का क्या है, पक्षधारक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है इंडिया में। यहाँ पर इसको कम करने के लिए, जो किगाली समझौते को लागू करने के लिए हमने 4 चरण अपनाए हैं। अब कहानी वहीं पे आ जाते हैं। यूनेप ने इस बात को बोला कि भारत ने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके लक्ष्यों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, और अतिशीघ्र आने वाला समय भारत अपना किगाली समझौते के भी चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। जो स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, यदि भारत की जो उपलब्धियां हैं, यदि रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाए तो भारत ने उसको नो डाउट इसमें बहुत हाईएस्ट लेवल पे, जो आपका याद किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 414(1) को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, जो मेनली आपके रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आई थिंक ये पूरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेट ऑफ
क्रायोस्फीयर 2023। क्रायोस्फीयर क्या होता है? ऐसी आपकी ठंडक वाला जो क्षेत्र होता है, ठंडा मंडल ऐसे समझ लो। ठीक है, ठंडा मंडल कहाँ पे हो सकता है? कोई आपका ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमी हो। ठीक है, उसमें से एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो आपका आईसीसीआई के द्वारा जारी की गई है। क्रायोस्फीयर की बात करूँ तो क्रायोस्फीयर आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? क्रायोस्फीयर आपको देखने को मिलते हैं किसी भी आपके आइस शील्ड में, किसी भी आपके शेल्फ में, किसी आपके हिमखंड में, समुद्री बर्फ में, एक आपकी ग्लेशियर में, आइस कैप में, एक आपके परमाप्लास्ट में। ठीक है, परमाप्लास्ट एक ऐसी आपकी लैंड होती है जो लंबे समय से आपकी वो क्या होती है, जमी रहती है बर्फ़, तो उसको परमाप्लास्ट कहा जाता है। आईसीसीआई के बारे में मैं एक बात बोलूँ तो आईसीसीआई जिसने इस रिपोर्ट को निकाला वो कुल मिला के एक आपके एक्सपर्ट और आपके जो रिसर्चर्स होते हैं उनका क्या एक प्रकार नेटवर्क है जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों एजेंट्स जुड़ते हैं, जो आपकी क्रायोस्फीयर जो आपके इन क्षेत्रों में ग्लेशियर हो गया, परमाप्लास्ट हो गया, इनमें से स्पेशली क्या करते हैं, नज़र रखते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात में बात करूँ तो इसमें बोला गया यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर में वृद्धि हो गई तो क्रायोस्फीयर पूरा पिघल जाएगा, पूरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और उससे क्या होगा, लगभग 5 सेंटीमीटर्स टू 10 सेंटीमीटर्स जो सी लेवल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पिछले दशक में देखा गया कि जो आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में जो आपके बर्फ़ है जो आपके पिघलने के साथ सबसे खराब जो वर्ष दर्ज किए गए थे वो यही थे। क्रायोस्फीयर के बारे में बात करूँ तो पृथ्वी पे जमे हुए वो बर्फ़ और हिम के जो सभी क्षेत्र क्रायोस्फीयर में आते हैं। क्रायोस्फीयर का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो एल्बिडो को प्रमोट करते हैं। एल्बिडो जैसे समझिए जैसे एक बर्फ़ के ऊपर यदि आप रोशनी जाएगी तो रोशनी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस निकल जाएगी। वही आप किसी काली सरफेस में यदि आप डालेंगे तो वो आपकी कम रिफ्लेक्ट होगी। तो कुल मिला के बात है जितना रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसी को में कहा जाता है एल्बिडो, उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर और भी है कि क्रायोस्फीयर क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या होता है जैसे बर्फ़ में आपके प्रकाश गिरा, प्रकाश से रिफ्लेक्ट हो गया, वापस हो गया, तो उससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो बेनिफिट ये होता है कि आपका जो धरती होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती। एक बात से उसको तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरी बात ये आपके कार्बन भंडार होते हैं फार्माप्लास्ट। फार्माप्लास्ट ऐसी ज़मीन जो कि 10 से 20 वर्षों के बीच में आपकी बर्फ़ से जमी रहती है, उसके नीचे की मिट्टी को परमाप्लास्ट कहा जाता है। इस परमाप्लास्ट जैसी वो आपकी पिघलेगी ऐसी धरती, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन होगा वो क्या होगा, बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। यदि जल की उपलब्धता की बात करूँ तो क्रायोस्फीयर में ग्लेशियर बर्फ़ की चादर करीबन 80% वो क्या होता है, जल मौजूद है। चरम मौसमी घटनाएं आपकी समुद्र का जल स्तर में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत ने बहुत सारी पहलें बनाई हैं। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए नेशनल मिशन भी शुरू किया गया है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका। यहाँ पे अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका का एक बात समझिए, अंटार्कटिका में एक पॉइंट आया है कि जो अंटार्कटिका की पूरी धरती है ना, धरती का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अंटार्कटिका कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका साउथ पोल में अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है बहुत तेज़ी से पिघल रही है, तो इस पॉइंट को कहा जा रहा है कि भाई जो पिघल रही है तो इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। और इसमें बोला गया कि यदि पूरी ये बर्फ़ पिघल जाती है तो करीबन 5 मीटर्स आपकी क्या हो जाएगा, जो आपका जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से स्पेशली इस पॉइंट को कहा गया जो एमंडसन जो आपका सागर है इसमें बहुत जल्दी पिघल रही है। ये वाला जो आपका अंटार्कटिका का जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपका थॉइस गिल ग्लेशियर है। ठीक है, एमंडसन है, रॉस है, बेडल है, ये सब चीज़ें याद रखना कि बेडल सागर कहाँ पे है, रॉस कहाँ पे है, एमंडसन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आइस जैसे आपकी पिघलती है तो आइस पिघलने के लिए एक क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कैसे होती है, जैसे सबसे पहले जैसे एक बात समझिए कि ये बहुत बड़ा क्या है, एक आपका ग्लेशियर है। अब इस ग्लेशियर से क्या होगा, एक छोटा सा हिस्सा क्या करेगा, टूट के हटेगा। ठीक है, जैसे ही हटेगा तो इसको बोला जाता है आपका ग्राउंड लाइन। इसको क्या बोलता जाता है, ग्राउंड लाइन। और ये ग्राउंडिंग लाइन से क्या हो जाता है, वो अब उसमें तैरना शुरू करेगा उस समंदर में। और जैसे ही समुद्र में तैरना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और यहाँ पे क्या हो जाती है कि जो आपकी संपूर्ण ग्राउंडिंग लाइन के आसपास की जो तैरती हुई बर्फ़ होती है वो क्या होती है, ये जो बर्फ़ होती है फिर ये आपकी जो समुद्री बेग होता है उसको क्या करती है, सहन करने में सक्षम नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर धीमे धीमे आइस सेल क्या होती है, फिर अब यहाँ से भी टूटना शुरू हो जाती है। धीमे धीमे वो क्या हो जाती है, मोटाई पतली होने लगती है। और ये जितनी ज़्यादा ढलान होगा उतनी जल्दी धीमे धीमे वो क्या हो जाती है, पिघलती चली जाती है। और क्योंकि उससे वो क्या होती है, हटती चली जाती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ जो आपका आर्कटिक और अंटार्कटिका में दोनों में अंतर है। जो आपका आर्कटिक है वो आपका पृथ्वी के ऊपर है, ये आपका महासागर है। और ये आपका अंटार्कटिका एक आपका महाद्वीप है।
ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों में क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पे जो आपकी बर्फ़ जमती है, वो आपके उसके नीचे का आधार पानी होता है, और यहाँ पे जो बर्फ़ जमती है उसके नीचे का आधार क्या होती है, ठोस ज़मीन होती है। ठीक है, इस छोटी छोटी सी बातों को मैं आपको गौर करवा रहा हूँ। अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बोला गया कि हम इसमें किसी प्रकार की सेना को नहीं लाएंगे, हम इसमें वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करेंगे। भारत भी इस संधि का पक्षकार है। ठीक है, 1972 में इसको अपनाया गया था, फिर बाद में भारत ने भी इसका रेटिफिकेशन किया। इसको मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत भी इसको लागू किया गया। भारत इसका क्या हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। भारत ने 1981 में अंटार्कटिका के लिए अपने 1981 से अभी तक 3 अपने क्या किए गए, जो आपका रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। पहला आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री अब क्या वर्तमान में नहीं है, कारण ये क्या होता है, नष्ट हो चुका है। हाँ, भारत का जो आर्कटिक में है वो आपका हिमाद्री है। जैसे समझना, हिमालय उत्तर में है और उत्तर में आर्कटिक है, तो वहाँ पे हिमाद्री है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। 2022 में हम एक इसके लिए पूरा अंटार्कटिका का कानून भी लेके आए। ठीक है, इस कानून में किस प्रकार से उसके लिए एक आपका फंड होना चाहिए, यदि कोई इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम दंड देंगे। ये आपके पूरे राष्ट्रीय उपाय अपनाए गए थे। यहाँ पर एक पॉइंट बोला जाता है आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का क्या है कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो आर्कटिक की जो आपकी बर्फ़ है, यहाँ पे जो देखो एक बात समझना, यहाँ पर जो आर्कटिक का जो आपका क्षेत्र है वो आपका कुछ तेजी से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तेजी से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। इसी को बोला जाता है आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, मेनली बोला जाता है कि जो आपकी धरती है, यदि आपकी जो गर्म होने वाला क्षेत्र है, जितना यहाँ पे गर्म हो रहा है उतना यहाँ पे भी गर्म होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, एक डिफरेंस के साथ गर्म हो रहा है। इसी को बोला जाता है आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पे गर्मी उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये जो अंतर है इसी को बोला जाता है आपका, ये तापमान की जो वृद्धि में जो अंतर है उसको बोला जाता है आपका आर्कटिक या पोलर एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक विश्व के अन्य क्षेत्रों में तेजी से गर्म क्यों हो रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आर्कटिक में क्या हो रहा है कि एक प्रकार से नीचे आपके क्या है, पानी है। क्या है, नीचे पूरी तरह से क्या है, पानी है। जितनी जल्दी आपकी बर्फ़ आपकी क्या होती है, पिघलती है, उतनी जल्दी आपका क्या होता है कि जो जो आपका सूरज का प्रकाश होता है वो नीचे सीधे जली भाग तक पहुंचता है, और वो जल क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, और जल इतनी जल्दी लैंड के कंपैरिजन में जल्दी से गर्म और ठंडा होने वाला नहीं होता है। और इस कारण क्या हो जाता है कि जो ऊष्मा, जो वायु का जो परिसंचरण की जो मौजूदा प्रणाली को यदि देखा जाए, तो उसमें से ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण भी हो जाता है, क्योंकि पानी क्या करता है, मूवमेंट भी करता है। इस प्रकार से कहा जाए तो वो क्या हो रहा है कि आर्कटिक बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। यहाँ पे आर्कटिक के जो सागर है उसकी बर्फ़ का महत्व क्या है, सबसे पहली बात महत्व तो ये है कि जो आपके ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा बनाए रखने के लिए, आपकी ऊर्जा के उस जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, हवा को ठंडा बना के रखने के लिए, जैव विविधता, और चाहे वो आपकी यु एक हो या आपका इनुपिया या पे इनुइत, जो आपकी आबादी हैं उनके लिए क्या करता है, ये आपकी जीवन का आधार बनता है। यदि आने वाले समय में इसके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी हैं। यहाँ पे आर्कटिक, जब भी आप समझिए जो आपका आर्कटिक वाला क्षेत्र है उसके नीचे मैं जानता हूँ पानी है और ऊपर क्या है, मोटी सी बर्फ़ है। जब ये बर्फ़ पिघलती है, पिघलते पिघलते सपोज जब पतली हो जाए, तो ऊपर से आप देखोगे तो नीचे आपका जो पानी होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। मतलब बर्फ़ अब इतनी पतली हो चुकी है, आप नीचे का पानी भी देख सकते हो, तब उसको बोला जाता है ब्लू ओशन इवेंट। क्या बोला जाता है, ब्लू ओशन इवेंट। किस प्रकार से आर्कटिक आपका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कुल मिला के हो रहा है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर क्या हो रहा है, तापमान की वृद्धि हो रही है। तापमान की वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। आपके समुद्री हिमावरण क्या हो जा रहे हैं, लगातार पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, हिमावरण कम हो जाएंगे, परावर्तन कम होगा, पानी और जल्दी से गर्म होगा, और ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह होगी, और उस ऊर्जा प्रवाह होने से वो और जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।